हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई बड़ा ज़ोर शोर से चल रहा होगा। आप ही का डिमांड था करेंट अफेयर्स का। इसमें कुछ चीज़ें जो हैं बिहार का है और बिहार का जो करेंट अफेयर्स है हम बहुत जल्दी ला रहे हैं, है ना। यह अर्धवार्षिकांक हो जाएगा। यहाँ से सवाल बहुत पूछे जाते हैं। इसमें हम लोगों ने नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक्स, लेखन, सूचकांक, पुरस्कार, बहुत सारा चीज़ है जो हम लोगों ने डाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न की तरफ, है ना। पहला प्रश्न देखिए, आप ही के लिए खास कर तैयार किया गया है। बीपीएससी टीचर वालों के लिए ही यह खास करके तैयार किया गया है। जैसे बीपीएससी 3.0 का जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। खास करके हम जो भी एपिसोड आपके लिए ला रहे हैं, चाहे वो करेंट अफेयर्स हो जाता है, चाहे ज्योग्राफी हो जाएगा, एससीईआरटी की किताबें चल रही हैं, एनसीईआरटी की किताबें भी तुरंत लॉन्च हो रहा है ना। उसके बाद जो सब्जेक्ट वाइज ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस ये वगैरह सब कुछ चल रहा है। इस पर स्पेशलाइज है, सिर्फ एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही बनाया जा रहा है। और अगर सारे एपिसोड को आप अच्छी तरह से अगर एक बार रिवाइज करें, है ना, तो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है, हाल ही में चर्चा रही पुस्तक जिसका नाम है नेशनल कॉलिंग, कहता है कि किसके द्वारा यह लिखी गई किताब है जो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा। हम बार बार यही बोले हैं आप सभी लोगों को, अगर आपने अपने जीवन में और दिनचर्या में से शामिल किया है न्यूज़पेपर को, तो आपका करंट अफेयर्स कभी भी ख़राब नहीं जाएगा। चाहे आपकी तैयारी यूपीएससी की क्यों न हो रही हो, आपका सबसे बेहतर करंट अफेयर्स हो जाएगा। अगर आपने इस न्यूज़पेपर के साथ ही में प्रतियोगिता दर्पण जो 1 साल का यानी कि प्रत्येक माह का जो आता है, अगर आपने इसे ऐड किया तो आपका करंट अफेयर्स जितना बेहतर आप बना पाएंगे उतना बेहतर कोई नहीं बना पाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं सारा का सारा जो निचोड़ आपको जो मिलेगा अर्धवार्षिक की, उसमें हम लोगों ने बहुत सारे संदर्भ लिया है, किताबों का, मैगजीन का और न्यूज़पेपर का। तो देखते हैं नेशनल कॉलिंग के जो लेखक हैं जो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा, ये हो जाती हैं सोनल गोयल हो जाती हैं। इसका आंसर बी हो जाता है। सोनल गोयल की यह लिखी गई किताबें हैं, आप देख सकते हैं, यही है, सोनल गोयल नाम है इनका और नेशन कॉलिंग की यही राइटर है ना। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है कि नई दिल्ली में संपन्न हुए, है ना, 18वें G20 सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कहता है कि सही नहीं है। प्रश्न जब भी बनाइए, प्रश्न को 1 से 2 बार अच्छे तरीके से पढ़िए, कौन सही है कौन सही नहीं है ऐसे दे देता है। आपको ऐसा लगेगा कि हमें सब कुछ आता है, आपने इस पे फोकस नहीं किया तो फिर पता चला कि आपने इस प्रश्न को गलत कर दिया, है ना। कहता है कि नई दिल्ली में जो संपन्न हुआ 18वीं G20 सम्मेलन जो हुआ नई दिल्ली में, कहता है कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा कथन है जो सही नहीं है, 2 नंबर का, है ना। तो देखिए, इसके शेरपा हर्षवर्धन और मुख्य समन्वयक अमिताभ कांत थे, ये गलत है ना। दूसरा का जो आंसर हो जाता है यही गलत हो जाता है। इसके तहत उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में बैठक हुई, सही है। इस बैठक में 21वें सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ को शामिल किया गया और 19वां G20 सम्मेलन जो है ब्राज़ील में संपन्न होगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 18वां आपने देखा कहाँ पे, तो भारत में हुआ, है ना। यह भारत में इसका सम्मेलन होगा। 19वां जो है G20 का ब्राज़ील में होगा। चलिए हम लोग देखते हैं, इसका आंसर ए हो जाता है ना। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है, आप देखिए अच्छे तरीके से, क्योंकि G20 जो भारत में हुआ इसका सम्मेलन, यह बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। G20 शिखर सम्मेलन 2023 एवं संबंधित आयोजनों हेतु भारत ने अमिताभ कांत को G20 शेरपा एवं हर्षवर्धन श्रृंखला को मुख्य समन्वयक नियुक्त किया था और उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, आगरा तथा ग्रेटर नोएडा में भी G20 से संबंधित बैठकों का आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 18वां G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी संघ, है ना,
अफ्रीकी संघ G20 समूह का अस्थायी सदस्य बन गया। अब इसके बाद इसका जो नाम है G21 हो जाएगा, है ना। 19वां G20 शिखर सम्मेलन वर्ष 2024 में इसका जो है रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में आयोजित होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, तीसरा नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। तीसरा सवाल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। 17 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का संबंध किससे है? पूछा जा सकता है, विश्वकर्मा योजना का संबंध बताइए किससे हो जाएगा? तो तीसरा का आंसर बी हो जाएगा, कारीगर एवं शिल्पकार से इसका संबंध हो जाता है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का जो संबंध है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, कारीगर एवं शिल्पकार से इसका संबंध हो जाता है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, और यह जो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हो सकता है पूछा जाए। इसकी गारंटी, जैसे ये सारे के सारे लोग, चाहे आपको भी पढ़ने पे पता चला होगा कि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न देखिए कहाँ से पूछा जाएगा, ये प्रश्न रहेगा, लेकिन थोड़ा गहराई में जाकर पढ़ेंगे तब जाके आपको पता चलेगा। तो ये गहराई में कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने लाया गया है। जैसे में 17 सितंबर 2023 को पूछा जा सकता है, डेट याद रखिएगा। 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में, है ना, कहाँ पे? नई दिल्ली में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया। यह पूछा जा सकता है कि यह लॉन्च किस राज्य में किया गया? आपका नई दिल्ली हो जाएगा। कब किया गया? तो 17 सितंबर 2023 को। और हमेशा 17 सितंबर को ही विश्वकर्मा पूजा जो है भारत में मनाया जाता है ना। यह योजना पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इस योजना हेतु प्रारंभिक जो वित्तीय परिव्यय है 13,000 करोड़ रुपया है। कम से कम इसे याद रखिएगा, कितना? तो 13,000 करोड़ रुपया, है ना। इस योजना की जो अवधि है 5 वर्ष हो जाता है, 2023-24 से लेकर के 2027-28 तक इसको निर्धारित किया गया है। आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उद्देश्य क्या हो सकता है? तो कारीगरों एवं शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता प्रदान करने के माध्यम से उनका कौशल विकास करना, यह प्रधानमंत्री, है ना, कौशल जो विश्वकर्मा योजना है उसका उद्देश्य हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। चौथा नंबर सवाल है, चौथा नंबर सवाल देखेंगे। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर, है ना, चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर जिस स्थान पर उतरा था उसे अब किस नाम से जाना जाएगा? है ना, यह पूछा जा सकता है। बहुत VVI है ना, बहुत VVI हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? यह शिव शक्ति नाम रखा गया, शिव शक्ति। आंसर क्या है? सी हो जाएगा, शिव शक्ति। विक्रम जो लैंडर है चंद्रमा की जिस सतह पे दक्षिण में जब यह लैंड किया, जहाँ पे यह जिसका केंद्र बिंदु था, इसी केंद्र बिंदु को हम लोग शिव शक्ति कहते हैं, नाम रखा गया, है ना, शिव शक्ति। पूछा जा सकता है ना, किस नाम से जाना जाएगा? तो शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। चलिए थोड़ा बहुत और भी हम लोग जानेंगे, क्योंकि चंद्रयान जो 3 है यहाँ से प्रश्न पूछने की प्रबल संभावना है, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा। चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर है चंद्रमा की सतह पर जिस स्थान पर उतरा था उसे अब शिव शक्ति के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के दिन अर्थात 23 अगस्त को हुआ, और इसे याद रखिएगा कम से कम, यह डेट को 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री ने इस दिन को किस में तब्दील कर दिया? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में अब मनाया जाएगा। कब? 23 अगस्त को। और इसी दिन यह लैंडर जो था यह सतह पर उतरा था। और इसके साथ ही चंद्रयान 2 ने चंद्रमा से जिस स्थान पर अपने पदचिन्ह छोड़े थे उस स्थान को तिरंगा नाम दिया गया है। कौन सा नाम दिया गया है? तिरंगा नाम दिया गया है। हो सकता है यही सवाल आपसे पूछ ले, है ना। तो चलिए याद रखिएगा। अगला सवाल है हम लोगों का, अगला सवाल 5 नंबर है। कहता है कि 2 सितंबर 2023 को, है ना, कब? तो 2 सितंबर 2023 को भारत ने
किस प्रक्षेपण यान के द्वारा, जो आपसे बार बार सवाल यही पूछता है साइंस टेक में, बीपीएससी का यह सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल रहता है। कहता है कि भारत ने किस प्रक्षेपण यान के द्वारा सूर्य के अध्ययन हेतु आदित्य कौन सा L1 अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। 5 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा PSLV C57 हो जाएगा। आंसर क्या है, C हो जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही VVI है। ठीक है, बहुत ही VVI है। चलिए इसमें कुछ डिस्कशन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, और यही है आपका, ठीक है, आदित्य जो L1 देख रहे हैं। तो देखिए 2 सितंबर 2023 को हम डेट इसलिए बोल रहे हैं कि बीपीएससी डेट भी डायरेक्ट पूछता है। 2 सितंबर 2023 को भारत के ध्रुवीय उपग्रह जो हैं, जो प्रक्षेपण यान है जिसको PSLV C57 द्वारा आदित्य L1 को, है ना, PSLV C57 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आदित्य L1 को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है ना। याद रखिएगा किसके माध्यम से, तो प्रक्षेपण यान कौन हो जाता है, PSLV C57 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है, तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ हुआ। तीसरा, है ना, क्रम भी याद रखिएगा। कहता है तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ हुआ है, और ये 6ठा नंबर सवाल है, कहाँ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। जैसे आगे हम लोग देखेंगे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण 25 मई से 3 जून 2023 तक उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। इस संस्करण में 200 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों के 4750 से ज़्यादा एथलीटों ने हिस्सा लिया था, और चंडीगढ़ की जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने 26 स्वर्ण पदक और कुल 69 पदकों के साथ इस संस्करण का खिताब जीता। इसका पहला संस्करण 2020 में उड़ीसा में और दूसरा संस्करण 2022 में बेंगलोर कर्नाटक में आयोजन किया गया था, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल है, मुंबई में आयोजित पहले महिला प्रीमियम लीग, है ना, पहले प्रीमियर लीग जो है, अक्सर ऐसे सवाल ही पूछे जाते हैं जिसको WPI बोलते हैं। पहले महिला प्रीमियर लीग जो है 2023 का विजेता कहता है कौन सी टीम रही है, विजेता कौन सी टीम रही है, तो कौन सी टीम हो जाएगा, 7 का B हो जाएगा, है ना। मुंबई इंडियंस इसका विजेता रहा है, मुंबई इंडियंस रहा है इसका विजेता। जैसे हम लोग देखेंगे 4 मार्च 2023 को, है ना, 4 मार्च 2023 को नवी मुंबई से इस लीग की शुरुआत हुआ, और इस लीग में 5 टीमों ने हिस्सा लिया, और पहले सीजन में कुल 22 मुकाबले खेले गए, और फाइनल में मुंबई इंडियंस ने किसको हराया, ये पूछा जा सकता है। दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराकर पहला खिताब जीता, है ना। जीता कौन, तो मुंबई इंडियंस ने किसको हराया, दिल्ली कैपिटल्स को। कितने विकेट से, 7 विकेट से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। चलिए अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश को 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में ब्रिक्स संगठन में शामिल नहीं किया गया, है ना। 8 नंबर सवाल कहता है कि शामिल नहीं किया गया, किसको शामिल नहीं किया गया, इराक को हो जाएगा। आंसर क्या है, D हो जाता है, इराक को शामिल नहीं किया गया। आगे देखते हैं हम लोग। कहता है कि 15वां ब्रिक्स, क्रम भी याद रखेंगे आप सभी लोग, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में दक्षिण अफ्रीका में संपन्न हुआ है। BBI दक्षिण अफ्रीका में। ब्रिक्स समूह में 6 नए सदस्यों को शामिल किया जाएगा, और ये 6 नए सदस्य प्रश्न पूछा जा सकता है, कौन सा, अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, है ना, सऊदी अरब एवं UAE। ठीक है, ये हो जाता है। इस प्रकार अब ब्रिक्स समूह के सदस्यों की संख्या 5 से बढ़कर कितना हो गया, 11 हो गया, जो आपसे पूछा जा सकता है, BBI है। हम लोग देखेंगे 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन करेगा, रूस द्वारा करेगा, इसे भी याद रखिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। 9 नंबर सवाल है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा दिवस सुमेलित नहीं है, कौन सा जो दिवस है सुमेलित नहीं है। 9 नंबर सवाल देखेंगे तो 9 का क्या हो जाएगा, 9 का देखिए ये हो जाता है, हाँ 11 अगस्त हो जाता है ना। 9 का आंसर C हो जाएगा। 11 अगस्त 2023 को
अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, है ना। और ये कहता है कि क्या है, सुमेलित नहीं होगा, बाकी सब सुमेलित है। यहाँ पे कुछ डिस्कशन हम लोग देखते हैं, पूछा जा सकता है आपसे। दिवस के रूप में भी कभी कभी एक प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे 2 अगस्त 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाता है। अर्थ ओवरशूट डे मनाई जाती है 2 अगस्त 2023 को, है ना। 10 अगस्त 2023 को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 अगस्त 2023 को कौन सा विश्व जैव ईंधन दिवस मनाई जाती है। और 12 अगस्त 2023 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, युवाओं के लिए हरित कौशल एक सतत विश्व की ओर, है ना। कौन सा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाई जाती है 12 अगस्त को। और 29 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। खेल एक समावेशी और फिट समाज को सक्षम बनाते हुए, है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। 10वां नंबर सवाल है। 10 कहता है कि संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग ने 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। 10 नंबर सवाल, किसे नियुक्त किया है, तो रुचिरा कंबोज हो जाती हैं। रुचिरा कंबोज को, आंसर क्या है, ए हो जाएगा, रुचिरा कंबोज को। आप यहीं देख सकते हैं, यही है रुचिरा कंबोज। संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि राजदूत जो है रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता चुना गया। और वहीं उपाध्यक्ष जो है डोमिनिकन गणराज्य की कार्ला मारिया कार्लसन को चुना गया है। किसको, अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो ये डोमिनिकन गणराज्य की हैं, जिनका नाम है कार्ला मारिया कार्लसन को चुना गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। 11 नंबर सवाल है। अमेजन इंडिया ने देश के पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन कहाँ किया, है ना। पहले, देश के पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन कहते हैं कहाँ किया, तो डल झील में किया, है ना। आंसर क्या है, ये हो जाएगा, डल झील में। किसने किया है, अमेजन इंडिया ने डल झील में किया। जैसे हम लोग देखेंगे, अमेजन इंडिया ने कश्मीर के श्रीनगर में डल झील पर अपने पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन किया है, पहला। और यह स्टोर अमेजन इंडिया कंपनी के आई हैव स्पेस डिलीवरी प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था। यह प्रोग्राम उन्हें स्थानीय दुकानों, भागीदारों का उपयोग करके दूर दराज के स्थानों में ग्राहकों तक पैकेज पहुंचाने में मदद करता है ना। आगे हम लोग देखेंगे। 12 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संस्था इंटरपोल, है ना, कौन सा भारतीय, कौन सी कंपनी, तो भारतीय संस्था इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क की सदस्य बनी है। 12 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिए CBI को बनाया गया। आंसर क्या हो जाता है, ये हो जाएगा 12 का ए आंसर है। जैसे में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, है ना। जैसे यहाँ पे 8 अगस्त 2023 को केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI अकादमी इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क में शामिल हो गई है और इसका यह 10वां जो सदस्य बन गया है। गाजियाबाद स्थित जो है CBI अकादमी अपराध जांच, अभियोजन और सतर्कता कार्य प्रणाली के क्षेत्र में एक मुख्य प्रशिक्षण संस्थान हो जाता है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। 13 नंबर सवाल है। भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड और जो रुपये PVC है किसने लॉन्च किया है, और यह जो सवाल है आपसे पूछा जा सकता है ना। पूछा जा सकता है कि रुपीज़ जो PVC है किसने लॉन्च किया है, तो क्या हो जाएगा, एयरटेल पेमेंट्स बैंक के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। यह भारत का इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड हो जाता है ना। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। आंसर ए हो जाएगा। डिस्कशन में हम लोग देखेंगे भारत का पहला भुगतान बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक अपने बचत बैंक खाते वाले नए और मौजूदा ग्राहकों के लिए पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड RPVC लॉन्च करने वाला पहला भारतीय बैंक भी बन गया है। पहला भारतीय बैंक। रिसाइकलिंग पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है सामग्री एक प्रमाणित पर्यावरण अनुकूल सामग्री से तैयार किया गया है इसको, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 14 नंबर सवाल। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का आग्रह किया है। 14 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो 14 नंबर सवाल कौन सा आग्रह किया है, ये आपका केरल हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कहता है कि 9 अगस्त 2023 को
केरल विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से संबंधित और सभी कार्यालय रिकॉर्ड में राज्य का नाम बदलकर क्या रखने की बात किया है? केरलम, केरलम करने का आग्रह किया है। अब केरल का नाम बदल करके क्या हो जाएगा? केरलम हो जाएगा। और केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत तत्काल कदम उठाने का अनुरोध भी किया गया है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 15 नंबर है, चर्चा में रहे स्वाति माउंटेन का संबंध किससे है? आप देख सकते हैं स्वाति माउंटेन का जो संबंध है किससे होता है? 15 नंबर। तो 15 नंबर क्या हो जाएगा? टेलीस्कोप से हो जाता है। 15 का टेलीस्कोप है ना, टेलीस्कोप से इसका संबंध हो जाता है स्वाति माउंटेन का। चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे। भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित हथियार लोकेटिंग रडार स्वाति माउंटेन जो रडार है के हल्के और अधिक कॉम्पैक्ट संस्करण को शामिल किया है, जिसे स्वाति माउंटेन भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य अगर हम लोग देखें तो अपनी युद्ध क्षेत्र निगरानी और टोही क्षमताओं को मजबूत करने के लिए किया गया है। अगला सवाल, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास जिसका नाम है जायद तलवार है ना, जायद तलवार का आयोजन किया? 16 नंबर, जायद तलवार का जो आयोजन है यूएई के द्वारा किया गया। भारत और भारत प्लस यूएई है ना, कौन सा? यह नौसैनिक अभ्यास है जायद तलवार, ठीक है, जायद तलवार हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। इसमें कहता है कि 8 अगस्त से लेकर के 11 अगस्त 2023 तक भारत और संयुक्त राज्य अमीरात में नौसेना के बीच जो है जायद तलवार द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कहाँ हुआ? तो दुबई में हो जाता है। जायद तलवार का जो उद्घाटन संस्करण हम लोग देखेंगे तो मार्च 2018 में इसका आयोजन किया गया था। चलिए अगला सवाल है 17 नंबर। 17 नंबर है आईपीसीसी के उपाध्यक्ष जो है ना, आईसीसी के उपाध्यक्ष जो हो जाते हैं, पैनल में किस भारतीय को शामिल किया गया है ना? 17 नंबर सवाल, किसको शामिल किया गया है? तो रमन शिवकुमार को शामिल किया गया है। 17 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। रमन शिवकुमार को शामिल किया गया है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं रमन शिवकुमार को नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम मुख्यालय में हुए चुनाव के दौरान जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल जो आईपीसीसी का उपाध्यक्ष जो है इनको चुना गया है ना, उपाध्यक्ष चुना गया। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि भारत और सऊदी अरब की नौसेना के बीच हुए कौन सा? तो पार्सेक्स है ना, पार्सेक्स युद्धाभ्यास में किस भारतीय जहाज ने भागीदारी की है ना? 18 नंबर पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएनएस चेन्नई हो जाएगा। आईएनएस चेन्नई ने भागीदारी किया है। 6 नंबर सवाल हो जाएगा और यही जहाज़ है, आप देख सकते हैं है ना। 5 अगस्त 2023 को आईएनएस चेन्नई ने सऊदी नौसेना जहाज HMS अल जुबैल के साथ पार्सेक्स अभ्यास किया है ना, और स्थान देखें तो जेदा हो जाएगा सऊदी अरब में, और भागीदार देश हो जाएगा भारत और सऊदी अरब हो जाएगा है ना, 2 देशों के बीच में हुआ। आप इसी को देख सकते हैं है ना, आईएनएस चेन्नई हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं 19 नंबर। कहता है कि अमेजन वर्षा वनों की रक्षा के लिए है ना, अमेजन वर्षा वनों की रक्षा के लिए अमेजन सहयोग संधि संगठन की स्थापना कहाँ किया गया है? 19 नंबर सवाल है, क्या हो जाएगा? तो ब्राज़ील हो जाएगा। आंसर क्या है? ये हो जाएगा ब्राज़ील में है ना। अगला देखेंगे हम लोग, इसमें कुछ डिस्कशन है, देखते हैं। कहता है कि 8 अगस्त 2023 को 8 दक्षिण अमेरिकी देशों ने अमेजन की रक्षा के लिए ब्राज़ील के बेलेम में है ना, बेलेम में आयोजित एक शिखर सम्मेलन में एक गठबंधन अमेजन सहयोग संधि संगठन शुरू करने पर सहमत हुए हैं। 8 देश कौन कौन हैं ये पूछा जा सकता है, जैसे बोलीविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुआना, पेरू, सूरीनाम और वेनेजुएला। ये सारे के सारे कंट्री जो हैं दक्षिण अमेरिका के हो जाते हैं है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल है, कहता है कि मनुष्यों की एक और वंशावली बताने वाली खोपड़ी के अवशेष कहाँ खोजे गए हैं? 20 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो 20 का आंसर आपको
चीन हो जाएगा। आंसर क्या है? बी है, विश्व का बी, है ना। चीन में यह खोपड़ी का जो अवशेष है प्राप्त हुआ है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं, कहता है कि चीन में खोजी गई प्राचीन खोपड़ी आधुनिक मानव के समान नहीं होने वाली विशेषताओं से वैज्ञानिकों को चकित कर रही है। साइंस अलर्ट लेख के अनुसार रहस्यमय खोपड़ी एक बच्ची की है जो लगभग 3 लाख वर्ष पहले जीवित था और विचाराधीन खोपड़ी की खोज 2019 में की गई। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। 21 नंबर सवाल है, कहता है कि भारत के रक्षा मंत्रालय ने उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाया है? 21 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? माया हो जाता है। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका नाम है माया, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग। भारत के रक्षा मंत्रालय ने इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों पर माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को माया नामक एक नए ओएस में बदलने का फैसला किया है, जो स्थानीय स्तर पर ओपन सोर्स उबंटू के आधार पर विकसित किया गया। और ओपन सोर्स उबंटू प्लेटफॉर्म का अर्थ है कि यह मुफ्त और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। 22 नंबर सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है यह। कहता है कि भारत के पहले मानवयुक्त महासागर, है ना, मानवयुक्त महासागर जो है मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी का विकास किया गया? 22 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो मत्स्य 6000 हो जाता है। आंसर क्या है? बी हो जाएगा। 22 का आंसर जो है बी हो जाता है, मत्स्य 6000। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसका नाम है, भारत ने एक वैज्ञानिक पनडुब्बी मत्स्य जो है ना, मत्स्य 6000 विकसित किया है, जो गहरे समुद्र में खनन के लिए 6000 मीटर की गहराई तक 3 लोगों को 12 घंटे तक लिए जा सकता है ना। कितने? तो 6000 मीटर की गहराई तक ये ले जा सकता है, 3 लोगों को 12 घंटे तक लिए जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी बहुत प्रश्न है और सारे के सारे प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे, आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए 3.0 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। तो एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया? आप लोग ज़रूर कमेंट्स करें। कमेंट्स हम ज़रूर पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि आपका क्या डिमांड है। हमने देखा है 6, 7, 8, 9, 10 जो है सबका हम SCERT की जो मैटर है वो सारा का सारा हम आपको कराने वाले हैं, क्योंकि बहुत काम है और हम आपका ध्यान ज़रूर रखते हैं और कोशिश करते हैं। अभी देखिए रात का लगभग, अगर हम लोग टाइम देखें यहाँ पे, तो रात का लगभग 2:10 हो रहा है, फिर भी काम हो रहा है आपके लिए। और आप, मेरा यही उद्देश्य है कि आप कम से कम फाइट करें, इसलिए किताबों का अध्ययन जरूर करिए। जितना रिवीजन करना है, जितना टाइम देना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लीजिए। बहुत इजी है, बहुत आसान है फाइट करना, है ना। बस सटीक किताबें चाहिए, सटीक जो मैटर है ये चाहिए। अगर ये हो जाता है तो फिर ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा, है ना। और यही चीज़ें हम लोग काम कर रहे हैं और यही सटीकता पे हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए बकवास कम होता है, सिर्फ काम की बात होती है। और हम ऐसे भी सिर्फ मैटर ही पढ़ाते हैं, बकवास नहीं किया जाता। और ये टाइम जो है आपके लिए बड़ी कीमती है, बहुत ही ज़्यादा कीमती है, बकवास नहीं करना चाहिए और आपको ये बकवास जो है ना डुबा देगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। प्रश्न हमारा है 23, कहता है कि एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया? 23 नंबर सवाल है। इसका आयोजन भारत होता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है ना। इसका आयोजन है भारत में होता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। जैसे हम लोग देखेंगे 28 जुलाई से लेकर के 5 अगस्त 2023 तक भारत में पहली बार इस चैंपियनशिप का आयोजन ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में किया गया। और इसमें भारतीय भारोत्तोलन दल के जो कुल 42 पदक, जिसमें 8 स्वर्ण, 22 रजत और 12 जो है कांस्य पदक जीते गए। ईरानी भारोत्तोलनों ने कुल 771 अंक जीतकर इस चैंपियनशिप का खिताब क्या किया? जीता है। और एशियाई भारोत्तोलन फेडरेशन का मुख्यालय पूछा जा सकता है कहाँ है? तो कतर में है, दोहा में हो जाता है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल 24 नंबर। 24 कहता है कि 31वां वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर है ना। पूछता है कि कौन से स्थान पे हो जाता है, कौन सा? तो 31वां वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में
24 नंबर सवाल कौन सा स्थान पे होगा, तो 7वें स्थान पे हो जाता है। आंसर क्या है, सी हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। 28 जुलाई से 8 अगस्त 2023 तक चीन के चेंगडू में 31वां वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया गया और भारत ने 26 पदक, जिसमें 11 स्वर्ण, 5 रजत और 10 कांस्य जीतकर पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा। और यह स्थान पूछा जा सकता है। और चीन ने 174 पदक जीत करके पहला स्थान हासिल किया, है ना, ये भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 25 नंबर कहता है कि कमरे के तापमान वाले सुपर कंडक्टर जो है LK99 की खोज जो है किसने किया है। 25 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो ये देखिए दक्षिण कोरिया के द्वारा इसकी खोज किया गया, है ना। आंसर क्या है, सी हो जाएगा। दक्षिण कोरिया के द्वारा इसका खोज किया गया। दक्षिण कोरियाई वैज्ञानिकों के एक समूह ने ऐसी सामग्री की खोज का दावा किया है जिन्होंने इसका नाम LK99 रख दिया। LK99 कमरे के तापमान और दबाव पर काम करने वाला एक सुपर कंडक्टर हो जाता है ना। चलिए देखते हैं हम लोग 26 नंबर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे 18वां ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया, और पूछा जा सकता है आपसे 26 नंबर सवाल, और 26 का आंसर हो जाएगा इराक को 18वां ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया गया है। आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इराक को घोषित किया गया है ना। ट्रैकोमा को सफलतापूर्वक जो है खत्म करने वाले 18वें देश के रूप में, है ना, 18वें देश के रूप में इराक को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है। पूछा जा सकता है कि कौन सा देश है, कौन सा 18वां देश है ना, जो ट्रैकोमा मुक्त हुआ है, तो आपका इराक हो जाएगा। इराक पूर्वी भूमध्य क्षेत्र के भीतर 8वें देश के रूप में भी चिन्हित हुआ है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 27 नंबर सवाल कहता है कि अराश डोरा, कौन सा अराश डोरा गैस फील्ड को लेकर हाल ही में किन देशों के मध्य में विवाद हुआ। किन देशों के मध्य में विवाद हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे, है ना। सऊदी अरब, कुवैत और ईरान के बीच में होता है। आंसर इसका बी हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ना। इसका आंसर हो जाएगा 27 का क्या हो जाता है, सऊदी अरब, कुवैत और ईरान के मध्य में, है ना, यह विवाद का कारण है अराश डोरा गैस फील्ड, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सऊदी अरब और कुवैत ने हाल ही में विवादित अराश डोर्स गैस क्षेत्र पर अपना एकमात्र स्वामित्व होने का दावा किया है। यह एक संसाधन संपन्न अपतटीय क्षेत्र है जिस पर ईरान भी दावा करता है। इस क्षेत्र को लेकर तीनों देश लंबे समय से विवाद में उलझे हुए हैं, है ना। आगे देखते हैं हम लोग। स्पेन के वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया प्राकृतिक बैक्टीरिया जिसको TC1 किस रोग के नियंत्रण में सक्षम है, किस रोग के नियंत्रण में सक्षम हो जाता है, तो ये देखिए 28 नंबर सवाल कौन सा हो जाएगा, मलेरिया। आंसर क्या है, मलेरिया हो जाएगा। 28 का मलेरिया हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पे कहता है कि वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले बैक्टीरिया जिसका नाम TC1 की खोज की है, जो मच्छरों से मनुष्यों में मलेरिया के संचरण को रोकने में क्या है, सक्षम है। 29 नंबर सवाल कहता है कि गैंडा के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स, है ना, पूछा जा सकता है आपसे, बहुत ही बीबीआई है। गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स के गठन की घोषणा किसने किया है। 29 नंबर सवाल किसने किया, तो बिहार के द्वारा किया। बिहार का करंट अफेयर्स आपको मिला ना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन जो किया बिहार के द्वारा किया गया है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बिहार सरकार गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित करने की तैयारी कर रही है। मौजूदा समय में पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य में केवल एक गैंडा और पटना चिड़ियाघर में 14 गैंडे हैं, याद रखिएगा, है ना। 14 गैंडे हो जाते हैं कहाँ पे, तो पटना चिड़ियाघर में। हाल ही में चर्चा में रहा निराक्षी का संबंध कहाँ पे है। निराक्षी का संबंध निम्न में से किससे हो जाता है, निराक्षी का, है ना। 30 नंबर क्या होता है, निराक्षी का जो संबंध है, इसका आंसर ई हो जाएगा। भारत का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला वाहन हो जाता है, या है ना, निराक्षी यही हो जाता है, निराक्षी का संबंध है।
जैसे आप देख सकते हैं यही है निराक्षी, है ना। कहता है कि निराक्षी नामक AUU कोलकाता स्थित युद्धपोत निर्माता गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जो लिमिटेड है ना, MSMI इकाई जो AEPL का एक सहयोग है, यह भारत का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला कौन हो जाता है, वाहन हो जाता है, जिसका नाम है निराक्षी, यही है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल, यूक्रेन शांति वार्ता किस देश में संपन्न हुआ। यूक्रेन शांति वार्ता कहता है कि किस देश में संपन्न हुआ, तो यह संपन्न आपको सऊदी अरब में हो जाता है। आंसर क्या है, सी हो जाएगा, सऊदी अरब में, है ना। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे 5 और 6 अगस्त 2023 को सऊदी अरब के जेदा में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और अन्य अधिकारियों के शिखर सम्मेलन में यूक्रेन शांति वार्ता आयोजित हुआ, है ना, यूक्रेन शांति वार्ता। और भारत को सऊदी अरब द्वारा आयोजित यूक्रेन शांति वार्ता में आमंत्रित किया गया है। इस वार्ता में राष्ट्रपति जेलेंस्की की एक 10 सूत्रीय शांति योजना पर चर्चा की गई, जबकि रूस को इस बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया, ये पूछा जा सकता है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 13वां महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाला, 13वां महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा हो जाता है ना। कितने नंबर सवाल है, 32 नंबर सवाल आपका हो जाता है। और 32 का देखिए आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा 32 का, ऑयल इंडिया लिमिटेड हो जाएगा, है ना। ऑयल इंडिया लिमिटेड 13वां महारत्न का दर्जा। यहाँ पे देखिएगा अगला सवाल कहता है कि महारत्न जो है ऑल इंडिया लिमिटेड, है ना, नवरत्न जो देखेंगे ONGC विदेश का है, और किसके द्वारा, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा इसको घोषित किया गया, है ना। आगे देखते हैं हम लोग अगला सवाल, 33 नंबर सवाल है। कहता है कि वर्ष 2023 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है। पहला स्थान कहता है कि किसको मिला, तो वॉलमार्ट हो जाएगा, है ना, वॉलमार्ट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वॉलमार्ट को मिला है पहला स्थान। जैसे में 31 मार्च 2023 को फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची से संबंधित जो वित्तीय वर्षों के लिए कुल राजस्व के आधार पर कंपनियों को रैंक करती है, उसमें वॉलमार्ट को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, और यह लगातार 10 वर्षों से नंबर 1 पे बना हुआ है, जबकि सऊदी अरामको को नंबर 2 स्थान प्राप्त हुआ, सऊदी अरामको को नंबर 2 स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए 34 नंबर देखते हैं। कहता है कि विश्व की सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली विशाल पवन टरबाइन कहाँ स्थापित किया गया। 34 नंबर सवाल क्या हो जाएगा तो इसको किया गया चीन में स्थापित, है ना, चीन में स्थापित किया गया। कहता है यहाँ पे स्थान दक्षिण चीन सागर में, क्षमता इसका 16 मेगावाट है। चीनी पवन टरबाइन निर्माता कंपनी जिसका मिंगयांग स्मार्ट एनर्जी हो जाता है, विश्व की सबसे बड़ी अपतटीय पवन टरबाइन में से 16260 हो जाएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कारगिल एक यात्री की जुबानी, है ना, कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं। 35 नंबर सवाल ऋषि राज हो जाएंगे, है ना, ऋषि राज के द्वारा लिखा गया कारगिल एक यात्री की जुबानी। चलिए आगे देखते हैं। कारगिल एक यात्री की जुबानी हिंद संस्करण है, ऋषि राज ने लिखा, और इसमें उन सभी 527 सैनिकों के जीवन का चित्रण करती है जिन्होंने कारगिल युद्ध में हमारे देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिया, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा छोटा किया जाए। 36 नंबर सवाल कहते हैं यहाँ पे कि जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को किसने मंजूरी दी है, पूछा जा सकता है। 36 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए थोड़ा सा फास्ट करें। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य है राज्य को जल पर्यटन और साहसिक खेल गंतव्य बनाने के लिए काम किया जाए, और इसका अवधि जो दिया गया है, जो तय किया गया है, 10 वर्ष किया गया है। 37 नंबर सवाल देखेंगे। 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का मेज़बानी कहता है, कौन सा 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का मेज़बान जो है देश कौन सा होगा। 37 नंबर सवाल क्या हो जाता है, तो ये भारत हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या है, डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 25 से 28 सितंबर 2023 तक भारत की मेज़बानी में
है ना। पहली बार बेंगलुरु कर्नाटक में 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और WCC ने टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना को अपना ब्रांड एम्बेसडर भी घोषित किया है। किसको? रोहन बोपन्ना को। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे 38 नंबर सवाल है, कहता है कि केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? 38 नंबर सवाल। तो ये देखिए उल्लास हो जाएगा, आंसर क्या है? बी हो जाता है। 38 का आपको क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जैसे में हम यहाँ पे देखेंगे, कहता है कि 30 जुलाई 2023 को शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उल्लास अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 39 नंबर सवाल। 39 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे 39 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। 39 का क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा, है ना। डी आंसर। जिम्बाब्वे के नए राष्ट्रपति हैं ये नहीं हो जाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जिम्बाब्वे के नए राष्ट्रपति एमरसन मंगावुआ हो जाएंगे। विश्व एथलेटिक्स संघ के जो उपाध्यक्ष आदिल सुमरीवाला हो जाते हैं। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के जो है प्रकाश श्रीवास्तव हो जाएंगे। और थाईलैंड के जो नए पीएम हैं उनका नाम श्रेया थाविशिनी हो जाते हैं, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 40 नंबर सवाल है, कहता है यहाँ पे हाल ही में किस देश में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता, है ना। किस देश में आयोजित हुआ? 40 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो ये हंगरी हो जाता है। आंसर क्या है? सी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, कहता है कि 27 अगस्त 2023 को भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने हंगरी के बुडापेस्ट में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता। और नीरज चोपड़ा जो है ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कितना? तो 88.17 मीटर तक भाला फेंककर स्वर्ण पदक उन्होंने जीता है। चलिए अगला सवाल है 41 नंबर है। 41 कहता है कि ई गवर्नेंस 2023 जो है ई गवर्नेंस 2023 पुरस्कारों के तहत किस राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार मिला है? 41 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? स्वामित्व योजना को। आंसर क्या है? ए हो जाएगा, स्वामित्व योजना को मिलता है। यहाँ पे देखिए कहते हैं पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व योजना को ई गवर्नेंस 2023 के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और पुरस्कार क्यों? क्योंकि नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग के लिए यह पुरस्कार दिया गया, है ना। यहाँ देखेंगे 42 नंबर सवाल, 1 लीटर से कम मात्रा वाली पेट से बनी, है ना, पीने के पानी की बोतलों पर किस राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया? 42 नंबर सवाल है, क्या हो जाएगा? तो असम की सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया, है ना। बहुत VBI हो जाता है। 1 लीटर से कम मात्रा वाली पेट से बनी पीने की पानी के बोतल पर प्रतिबंध लगाया है। पूछा जाएगा कौन सरकार लगाया? तो असम के द्वारा लगाया गया। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसके तहत सरकार 2 अक्टूबर 2023 से 1 लीटर से कम मात्रा वाली पॉलीथीन टेरेफ्थेलेट जो है से बनी पीने के पानी की बोतलों पर क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। आगे देखते हैं 43 नंबर सवाल है। 43 कहता है इन्फोसिस ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? इन्फोसिस ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो 43 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? राफेल नडाल को, है ना। 43 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? राफेल नडाल। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं इनको, बेंगलुरु स्थित जो है इन्फोसिस ने स्पेनिश टेनिस दिग्गज है राफेल नडाल को 3 वर्ष की अवधि के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर है, इन्हीं को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है 44 नंबर। 44 कहता है यहाँ पे कि इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड प्रतियोगिता 2022 के तहत राष्ट्रीय स्मार्ट सिटीज़ पुरस्कार, है ना, कहता है श्रेणी में पहला अवार्ड किसे मिला है? 44 नंबर सवाल क्या हो जाता है? तो ये इंदौर हो जाएगा, इंदौर को यह प्राप्त हुआ, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। कहते हैं यहाँ पे कि इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता जो है का आयोजन भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत किया जाता है। और यह अवार्ड है इंदौर मध्य प्रदेश को मिला है ना, इंदौर मध्य प्रदेश को मिला है। चलिए आगे देखते हैं 45 नंबर सवाल। कहता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में मंदिर संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? VBI है ना। 45 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो अयोध्या में मंदिर संग्रहालय की स्थापना किया जाएगा। कहाँ पे? तो अयोध्या में। आप देख सकते हैं यहीं पे
उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने भारतीय मंदिरों की स्थापत्य विरासत और वैज्ञानिक तत्वों को प्रदर्शित करने के लिए अयोध्या में एक मंदिर संग्रहालय बनाने की योजना की घोषणा किया गया है। इस संग्रहालय का उद्देश्य क्या है? हिंदू मंदिरों के गौरवशाली इतिहास को बताना और लोगों को उनके बारे में जागरूक करना होगा। इसरो किसके सहयोग से चंद्रमा पर अगला मिशन लुपेक्स भेजेगा? है ना, 46 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? लुपेक्स किसके सहयोग से भेजेगा? 46 नंबर क्या हो जाएगा? तो ये देखिए जाक्सा के सहयोग से भेजा जाएगा। आंसर क्या है? बी हो जाएगा, जाक्सा। यहाँ पे देखते हैं इसरो एक और चंद्र मिशन जो है लुपेक्स की तैयारी कर रहा है और यह जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम है जाक्सा के सहयोग से होगा। लुपेक्स या लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन नामक यह मिशन 2024-25 के लिए निर्धारित किया गया है ना। आगे देखते हैं 47 नंबर 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? 47 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिए अल्लू अर्जुन को चुना गया। आंसर क्या है? बी हो जाएगा, अल्लू अर्जुन को चुना गया। देखते हैं 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार के लिए अल्लू अर्जुन को चुना गया पुष्पा द राइज के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को, कृति सेनन को, गंगूबाई काठियावाड़ी और मिमी के लिए चुना गया। सर्वश्रेष्ठ निदेशक निखिल को मराठी फिल्म गोदावरी के लिए चुना गया, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विजेता जो है अल्लू अर्जुन जूनियर को चुना गया, है ना। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है 48 नंबर सवाल, भारतीय चुनाव आयोग ने किसे राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है? राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है 48 नंबर सवाल, ये हो जाएगा सचिन तेंदुलकर को। भारतीय चुनाव आयोग ने किसे राष्ट्रीय आइकन घोषित किया? सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे। यहाँ देखिए हम लोग देखते हैं कि निर्वाचन आयोग ने सचिन तेंदुलकर को राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया, और कारण मतदाताओं में जागरूकता पैदा करना और चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इनकी अवधि जो है 3 वर्ष के लिए इनको चुना गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 49 नंबर सवाल। कहता है कि दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा अलवणीकरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? 49 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में, है ना, तमिलनाडु में इसको स्थापित किया जा रहा है। चलिए इसका देखते हैं हम लोग कुछ डिस्कशन। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले में मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने एक अत्याधुनिक अलवणीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी। क्षमता 400 मिलियन लीटर प्रतिदिन है ना। अलवणीकरणीय संयंत्र दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी तरह का यह सबसे बड़ा, है ना, सबसे बड़ा होगा। 50 नंबर देखेंगे हम लोग। 50 कहता है यहाँ पे कि 5वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आईकल के अनुसार अधिकतम ई सेवाएं प्रदान करने वाला राज्य कौन सा हो जाता है? बहुत भी है। 50 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश हो जाता है। आंसर क्या है? ये हो जाता है मध्य प्रदेश। चलिए देखते हैं। कहता है कि 5वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आईकल के अनुसार अधिकतर ई सेवाएं प्रदान करने वाला राज्य जो है मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश शिक्षा क्षेत्र में अधिकतम ई सेवाएं, है ना, 122 प्रदान करता है, जिसके बाद कर्नाटक 113वें पे, केरल 92 पे और गुजरात 69 और हिमाचल प्रदेश कितना 55वें स्थान पे हासिल किया है। आगे देखते हैं हम लोग 51 नंबर सवाल। कहता है 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, है ना, कौन सा? 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किसने किया है? 51 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका के द्वारा, है ना, दक्षिण अफ्रीका के द्वारा हो जाएगा। आंसर क्या है? ये हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे। कहता है कि 22 से 24 अगस्त 2023 तक 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया जाएगा। विषय की बात करें तो ब्रिक्स ऑफ अफ्रीका पारस्परिक तेज विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए जिम्मेदार है, साझेदार हो जाता है। और यहाँ पे देखिए 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन जो 2024 में होगा रशिया में हो जाता है। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। 52 नंबर सवाल है। कहता है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश सरकार भारत का सबसे बड़ा आईटी हब कहाँ स्थापित करेगी? आईटी हब सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश जो सरकार है कहाँ इसको स्थापित करने जा रही है? तो लखनऊ में करेगी। आंसर क्या है? डी हो जाएगा, है ना, डी हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे लखनऊ, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश का नया आईटी हब स्थापित करने की तैयारी शुरू कर दी है, और इस आईटी हब के भारत का सबसे बड़ा होने की उम्मीद जताई जा रही है। 53 नंबर सवाल जो है कहता है कि चर्चा में रहा लसिका फाइलेरिया रोग का दूसरा नाम क्या है? बताइए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 53 नंबर सवाल, हाथी पाँव रोग कहा जाता है। लसिका फाइलेरिया रोग को हाथी पाँव रोग भी
कहा जाता है? आंसर ये हो जाएगा। देखते हैं हम लोग, कहते हैं यहाँ पे कि लसिका फाइलेरिया, जिसे आमतौर पर हाथी पांव रोग एलिफेंटियासिस के रूप में जाना जाता है, भारत का लक्ष्य, वैश्विक लक्ष्य से 3 वर्ष पहले 27 तक लसिका फाइलेरिया का उन्मूलन करना है, यह लक्ष्य रखा गया है। चलिए अगला देखते हैं 54 नंबर सवाल। एनसीईआरटी ने पाठ्यपुस्तक संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है ना? 54 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? महेश चंद्र पंत के नेतृत्व में किया गया है। 54 का क्या है? आंसर डी हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि केंद्र सरकार द्वारा स्कूली सिलेबस में संशोधन करने और नई एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों में विकसित करने के लिए एक समिति बनाई गई, और महेश चंद्र पंत की अगर बात करें तो इस 19 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। किसको? महेश चंद्र पंत को। 55 नंबर सवाल देखेंगे। कहता है यहाँ पे कि नवीनतम गणना के अनुसार सबसे अधिक हाथी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाता है? बहुत भी आई है। 55 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो 55 का सी हो जाता है। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा क्या है? हाथी पाया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, कहते हैं यहाँ पे कर्नाटक ने अपने जंगलों में 6399 हाथियों को दर्ज किया है, और यह देश की सबसे अधिक जंगली हाथियों की आबादी का घर बनने जा रहा है। कर्नाटक में वर्ष 2017 से हुई जनगणना के बाद से हाथियों की आबादी 350 बढ़ गई, और भारत में लगभग 29,694 हाथियों का घर है, जिसकी गणना 2017 में, गणना कब किया गया? 2017 में की गई थी। यहाँ देखेंगे हम लोग 56 नंबर सवाल है। कहता है कि WHO और आयुष मंत्रालय द्वारा पहली बार पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन, कहता है, कहाँ किया गया? 56 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? गांधीनगर में किया जाता है। इसका आंसर क्या है? बी हो जाता है, गांधीनगर में। चलिए यहाँ पे देखते हैं। कहता है कि 17-18 अगस्त 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन और आयुष मंत्रालय द्वारा जो मेजबानी है इसका, है ना, पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया, और इसका विषय आयुष फॉर प्लानेटरी हेल्थ और वेल बीइंग हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 57 नंबर सवाल है। 57 है, एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 का विजेता टीम कौन बना है ना? एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 का विजेता टीम कौन सा बना है? तो 57 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए है, भारत हो जाएगा। इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे, है ना, 12 अगस्त 2023 को भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 23 में फाइनल में मलेशिया को 4-3 से हरा दिया है। भारत एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 4 बार 2011, 16, 18 और 23 जीतने वाला एकमात्र देश बन गया है। कौन? तो भारत, है ना। आगे देखते हैं। 58 नंबर सवाल है। कहता है कि ओबीसी उप वर्गीकरण पर अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने वाला आयोग कौन सा बना है? 58 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो गोरल्ला रोहिणी आयोग हो जाता है। गोरल्ला रोहिणी आयोग, आंसर क्या है? सी हो जाता है ना। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कहता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी जाति समूहों के उप वर्गीकरण के लिए न्यायमूर्ति जी रोहिणी की अध्यक्षता वाले आयोग ने इस मुद्दे पर अपनी अंतिम रिपोर्ट सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को सौंप दी है। रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। वर्ष 2017 में गठित इस आयोग को 12 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन तब से 14 बार इसका विस्तार किया गया है। चलिए 59 नंबर सवाल, बहुत जल्दी हम लोग इस एपिसोड को ख़त्म करने वाले हैं, है ना। डिवाइन मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीतने वाली पहली प्रियन सेन का संबंध किस राज्य से हो जाता है? 59 नंबर सवाल। और ये प्रियन सेन जो है राजस्थान की हैं। आंसर क्या है? सी हो जाता है ना। डिवाइन मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब राजस्थान के प्रियन सेन ने जीता है, और ये हमारे सेशन का अंतिम सवाल हो जाता है। चर्चा में रहा प्रोजेक्ट एम्बर का संबंध किससे है ना? 60 का, तो क्लाउड कौशल प्रशिक्षण से हो जाता है। क्लाउड कौशल प्रशिक्षण से इसका संबंध हो जाता है, और इसी के साथ यह सेशन है समाप्त हो जाता है। अर्धवार्षिकांक में हम लोगों को जो भी इम्पोर्टेंट लगा हमने कोशिश किया उसको आपके सामने लाने का। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले एपिसोड में हम लोग इससे भी बेहतर और भी सारा इम्पोर्टेंट है जो हमारे पास फैक्ट है वो हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और आपके बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।